क्लास को रिकॉर्ड कर देते हैं, इन फ्यूचर कभी कुछ जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे हम लोग। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम लोग का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। जैसा कि मैसेज में आप लोग को इन्फॉर्म कर चुके थे, आज हम लोग 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक परसेंटेज कॉम्पोजिशन, दूसरा टॉपिक हम लोग आज एम्पेरिकल फॉर्मूला को पढ़ेंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो द अमाउंट परसेंटेज कॉम्पोजिशन में हम लोग लिखे हुए हैं। सबसे पहले परसेंटेज होता क्या है इसको जान लिया जाए। हम आप लोग से 3 सब्जेक्ट का एग्जाम लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। कोई स्टूडेंट फिजिक्स में सपोज कि 40 मार्क्स लाया, केमिस्ट्री में 30 मार्क्स लाया, सबसे खराब मेरा सब्जेक्ट में लाया, और मैथ्स में 60 मार्क्स लाया। अब यहां से आपके पास क्वेश्चन है कि टोटल में से केमिस्ट्री में कितना परसेंट लाया वो। जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, परसेंटेज फाइंड करना होता है, या इससे सिंपल हम आपको बताते हैं। ये तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं आप लोग सबको जानते होंगे पिज्जा का एक स्लाइस के बारे में। आप लोग ले लीजिए, एक पिज्जा को हम लोग 8 टुकड़ा में बांट देते हैं, स्लाइस बनाते हैं और सारा टुकड़ा बराबर है। एक स्टूडेंट इसमें से 2 टुकड़ा को खा गया, है ना, 2 टुकड़ा को क्या किया, खा गया। तो अब हम उससे पूछेंगे कितना परसेंट वो खाया, पूरे होल पिज्जा, कंप्लीट पिज्जा का कितना परसेंट वो खाया। यदि हम ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो कितना खाया, टोटल 8 टुकड़ा था, 8 टुकड़ों में 2 टुकड़ा को खा लिया, टोटल टुकड़ा 8 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100। इस तरह से हम लोग परसेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 25%। मतलब जो स्टूडेंट परसेंटेज में खाया वो 25 खाया। सेम वैसे ही हम लोग परसेंटेज मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का परसेंटेज फाइंड करना चाहें तो केमिस्ट्री में लाया 30, टोटल लाया 40 + 30 + 60 मल्टीप्लाई 100। इस तरह से यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज ऑफ केमिस्ट्री बता दिया जाएगा। कभी भी परसेंटेज फाइंड करना होगा तो जिसका परसेंटेज फाइंड करना होता है उसके वैल्यू को ऊपर में लिखते हैं, जिसका परसेंटेज फाइंड करना रहता है उसके वैल्यू को ऊपर में लिखते हैं, टोटल वैल्यू को नीचे में लिखते हैं और मल्टीप्लाई 100 से किया जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। सेम अब आते हैं हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन के टॉपिक पे। द अमाउंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, अलग अलग एक मॉलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट का अलग एटम्स प्रेजेंट होता है। तो कोई भी एक एलिमेंट का जो अमाउंट है पर 100 पार्ट्स में जितना प्रेजेंट रहेगा, पर 100 पार्ट में जितना प्रेजेंट रहेगा कोई भी एक एलिमेंट का, हम लोग उसी को परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, समझने का देरी है, समझना है। यदि एक बार समझ जाइएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा। हम पिज्जा का टुकड़ा वाला एग्जांपल लिए थे, तो ये 25% खाया था लड़का, 2 पीस तो 2 ही खाया, 2 पीस खाया, बट हम लोग क्या बोल दिया, 25% खाया। मतलब 100 पीस यदि होता तो उसमें से वो 25 पीस को खाया। तो पर 100 पीस में से कितना पीस खाया वो परसेंटेज होता है। सेम ऐसे ही एक मॉलिक्यूल में पर 100 पार्ट्स मान लिया जाए, 100 पार्ट्स बाय मास मान लिया जाए, 100 ग्राम मान लिया जाए, तो उसमें एलिमेंट जितना परसेंट होगा उसको परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहते हैं। डेफिनेशन जितना टफ, कैलकुलेट करना उतना ज्यादा आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं H2O, वाटर के बारे में सबको जानते होंगे। वाटर में हम लोग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन यदि निकालना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है तो आपको बताना है क्या, इस हाइड्रोजन में कितना हाइड्रोजन का मास है,
तो हाइड्रोजन का एक एटम का मास होता है कितना, हाइड्रोजन में कितना एटम है पहले उसको लिख दीजिए, 2 एटम है, एक एटम का मास होता है 1 मल्टीप्लाई 100 होल मल्टीप्लाई H2O का टोटल मास हो जाएगा 2 + 16, 2 + 16 ये हो जाएगा कितना 2 × 100/18 इज इक्वल टू 200/18 और 200/18 को 9/100 हो जाएगा, 9 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, 9 × 1 = 9, 0.1019.10 11.11 हो जाएगा 11.1%। तो इस तरीके से जो सॉल्व किए हैं, इस सॉल्यूशन में आपको पता लगाना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड किए, बट यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन नहीं, परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करना होता, सॉरी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करना होता। तो जब ऑक्सीजन को फाइंड करते हैं तो ऑक्सीजन का कितना एटम प्रेजेंट है, एक एटम, और इसका मास कितना होता है 16 होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, टोटल डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा। इस तरह से ये कितना में कट जाएगा, 2 से काट देंगे 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 9 को 800 से हम लोग डिवाइड करेंगे, यही होगा ना, 8009, ठीक है, 9 8 जा 72 कट गया 80, फिर 9 8 जा 72 कट गया 0.80 मैंने 88.8, तो 88.9% लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या सीखे हैं, इसको मिटा देते हैं पहले, यहाँ पे सीखे कि H2O में हाइड्रोजन जो है वो 11.1% है और ऑक्सीजन जो है 88.9% है बाय मास। तो ये जो परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे हैं यही परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहलाता है। बताइए परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब समझ में आया? यस सर। यस सर। बहुत ही सिंपल सा परसेंटेज कॉम्पोजिशन का डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सुमित, प्रियांशु, प्रभात आपको समझ में आया? यस सर। तो आपको ये समझ में आ गया तो ये तो आप बता पाएंगे 18 कहाँ से आ रहा है, ये 18 कहाँ से आया बताइएगा। सर H2O का जो पूरा मास होगा ना वही है। वेरी गुड। चलिए तो ये डेफिनेशन परसेंटेज कॉम्पोजिशन का कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ से क्लियर हो चुका है। अब आगे आते हैं, इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन तो हम आप लोग के लिए रखे हुए हैं क्योंकि आप लोग कॉपी लेके बैठते होंगे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ हम जानते हैं कॉपी लेके बैठते होंगे। तो आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट यहाँ पे जो है कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको फाइंड करना है कि इस इथाइल अल्कोहल के फॉर्मूला में कार्बन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है। और आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 मिनट का टाइम मिलेगा। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट हो जाइए। और सबसे पहले जो बनाएंगे आज मेरे तरफ से उनको एक डेयरी मिल्क मिलेगा। कैसे भेजेंगे आप लोग खरीद लीजिएगा, हम पेटीएम में पैसा भेज देंगे। बना रहे हैं आप लोग ना? यस सर। सर कार्बन का 30% होगा। बन गया सर। बन गया? सर बन गया। कौन कौन बना लिए बताइए। 10 मिनट। सर पिंटू कुमार।
परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन 2 एटम है, मास 12 होगा, मल्टीप्लाई 100 होल डिवाइडेड बाय कार्बन का हो गया 24 प्लस हाइड्रोजन टोटल 6 और प्लस 16। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 24 मल्टीप्लाई 100 बाई 24 से 30 40 46 46, ये कटेगा 2 से। 52 पॉइंट कुछ परसेंट। तो कौन 30% कौन बताए थे, थोड़ा सा हमको याद दिलाइएगा। गलती बताते हैं और हमको कॉन्फिडेंस में लेते हैं, तो आप डेयरी मिल्क हमको वापस दीजिएगा। 10 रुपया पेटीएम में भेजिएगा, डेयरी मिल्क लेंगे हम। यहाँ पे काट देते हैं इसको 12 से और इसको काट देते हैं 23 से। अब तो कटेगा ही नहीं, तो ये 1200 बाई 23। अब ये तो खतरनाक आ गया, कैलकुलेट करना होगा। 52.1%। 52.1% ये फाइंड हो गया परसेंटेज ऑफ कार्बन। सिमिलरली आप परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है, हाइड्रोजन, तो ये तो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 46 मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से 300 बाई 23 कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर का यूज करते हैं हम। सर हाइड्रोजन हो गया 13%, 13 पॉइंट कुछ सर। ये हम हाइड्रोजन निकालें 13.04। 13.04। आप भी कैलकुलेटर यूज किए हैं जो बता रहे हैं करेक्ट है ना। ऑनलाइन क्लास में यही बेनिफिट होता है। एग्जाम भी तो ऑनलाइन से बेसी लेने लगा, स्कूल भी से ऑनलाइन एग्जाम लेता है, कितना अच्छा है। कैलकुलेटर यूज कीजिए, आंसर यूज कीजिए। अब देखिए तीसरा 2 निकाल लीजिएगा ना, तो तीसरा निकालने के लिए उतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, हमेशा 100 होगा। 100 माइनस है ना, 100 माइनस में आप जोड़ दीजिएगा 52.1 प्लस 13.04। आप ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, या तो आप फिर कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेथड से निकाला जा सकता है। तो ये आसान हो जाएगा ना, जोड़ना आसान होता है, मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा हार्ड होता है इस सिचुएशन में। तो इस तरह से हम लोग इसको 0.04 निकाल लिए हैं। 100 माइनस 65.14, 100 माइनस 34.7 कुछ 34.86 आ रहा है मेरा। अब इसी के अप्रोक्स में रहेगा, कोई थोड़ा इधर उधर रहेगा। तो इस तरह से परसेंटेज कंपोजिशन के न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगा। हमको जैसा लग रहा है कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। अब देखिए जितना भी स्टूडेंट क्लास करते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, उनको कभी दिक्कत नहीं आएगा। परसेंटेज कंपोजिशन प्रभात कितना बड़ा टॉपिक लगता होगा जब नहीं पढ़े थे, लेकिन सर पढ़ लिए। नहीं बोल रहे इजी है, बोल रहे। हाँ अभी इजी लग रहा होगा, कोई भी कंपोनेंट। अब यही क्वेश्चन आईआईटी में पूछता है तो कैसा पूछता होगा। आईआईटी में भी सेम क्वेश्चन यदि पूछ दिया तो कैसा क्वेश्चन पूछेगा, सो देखिए है। आईआईटी का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अगर 34.86 का अगर परसेंट मास निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? क्या चीज का मास निकालना होगा, मास क्या निकालेंगे? 100 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ ना कि इथाइल अल्कोहल 100 ग्राम है। इसको आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं ना, कि जैसे देखिए 100 ग्राम ये 34.86 ग्राम जब हम इसको लेंगे तो टोटल इथाइल अल्कोहल 100 ग्राम का मास का होगा। हमको मास निकालने का क्या जरूरत है, कुछ नहीं। इससे ये आपका एक परसेंटेज के बारे में बता दिया। आप किसका मास निकालना चाहते हैं सो बताइए। सर हम बोल रहे थे ना, अगर मान लीजिए किसी का मास दे दिया, मान लीजिए 50 केजी मास दे दिया, अगर उसका बोला 15% निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, वो पूछ रहे थे। तो वो केमिस्ट्री थोड़ी, वो तो मैथ वाला भी बता सकता है। 50 केजी दे दिया है और उसका 15%, 50 केजी मल्टीप्लाई 15/100 कर दीजिए, नहीं निकल जाएगा। वो तो आसान वाला चीज है। सर इस केमिस्ट्री में वो कैसे निकालेंगे, वो पूछ रहे थे। क्या है, केमिस्ट्री में अलग थोड़ी कुछ पढ़ाई होता है, मैथ वाला ही ना केमिस्ट्री हम लोग लाए हैं। जो केमिस्ट्री आप जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो क्वेश्चन जैसे क्या बोलेगा, क्वेश्चन के अनुसार जब क्वेश्चन मिलेगा ना तो आंसर आपको मिल जाएगा। आप क्वेश्चन को समझ लिए, पहले क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन को क्लियर कीजिए, आपके सामने आंसर तुरंत आ जाएगा। हम जैसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि C2H5OH, ये समझिएगा हमारा जो टॉपिक है इथाइल जो परसेंटेज कंपोजिशन, वो एक मॉलिक्यूल है C2H5OH। यहाँ पे
इस C2H5OH में कार्बन का परसेंट कितना है, हाइड्रोजन का परसेंट कितना है और ऑक्सीजन का परसेंट कितना, इसको फाइंड करने के लिए सीख रहे हैं, ठीक ना, इसको फाइंड करने के लिए सीख रहे हैं। जैसे एग्जांपल होता है, your meeting will end in 10 minutes, contact your IT team to upgrade the Zoom Pro for unlimited group meeting minute। ये क्या हो गया, हम तो अपग्रेड करके रखे हुए हैं। सर ये ऐप सिर्फ 40 मिनट ही चलता है शायद। नहीं नहीं नहीं, हम आज उसको 1500 रुपया दिए हैं प्रो वर्जन लेने के लिए, 40 मिनट थोड़ी चलेगा। अच्छा हम एक बार बात 40 मिनट्स में कट जाएगा, फिर से वापस ज्वाइन करना पड़ता है। नहीं नहीं, मेरा अभी हम 12 का क्लास लिए 1.5 घंटा लगातार, ये जैसे 40 मिनट जूम का रूल होता है, बट हम इसमें 1500 रुपीज पे किए उसको कि लगातार कंटिन्यूअस मेरा क्लास होते रहे, उसके कारण, उसके लिए। तो ऐसा क्या मैसेज हम कल बात करेंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए। यदि कट जाएगा तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। सर नहीं होता ऐसा प्रो वर्जन में ऐसा? हम प्रो वर्जन आज ही एक्टिवेट किए हुए हैं, 11 क्लास का, अभी 12 क्लास का क्लास लिए लगातार, उसमें नहीं कटा, बट ऐसा नोटिफिकेशन क्यों आया पता नहीं। देखते हैं, कटेगा तो ज्वाइन कीजिएगा, कटेगा तो पता चलेगा ना, हमको नोटिस मिल ही जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो आप यहाँ कौन क्वेश्चन पूछ रहे थे, आपका क्वेश्चन किनके पास था, ये जो मास वाला क्वेश्चन, नाम बताइएगा। सर पिंटू कुमार। पिंटू कुमार, आपका वो डाउट क्लियर हो गया पिंटू जो आप पूछे? सर हो गया। हो गया। नहीं डाउट हुआ तो आपके मन में जैसे भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, क्लास में नहीं पूछ पा रहे तो व्हाट्सएप में फटाक से उसको लिखिएगा और पूछिएगा। जैसे कल के क्लास के बाद भी 2-3 स्टूडेंट हमसे पूछे हैं और उनको हम रिप्लाई दिए। तो जिस तरह का क्वेश्चन होगा, फिलहाल परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको समझ में आ गया। अब आगे का टॉपिक पे आगे डिस्कस करते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन में हम लोग बोल रहे थे IIT में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, तो देखिए खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया है। IIT में एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ FeO इन Fe3O4। कोई ट्राई करेंगे क्या? Fe3O4 का क्या परसेंटेज कॉम्पोजिशन होगा वो फाइंड करना है। बताइए कौन ट्राई करने वाले हैं? सर आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है? 56। तो 56 मतलब 56। ओके सर। अक्षदीप बना रहे हैं, बनाइए। अच्छा थोड़ा सा, हाँ 46.96 समथिंग आंसर है क्या? बताते हैं। देखिए आप FeO का मास निकाल दिया ना, और टोटल मास इसको किया। यहाँ पे FeO को कैसे निकलेगा, तो इसके लिए क्या होता है ना, ये 32% है कुछ, Fe2O3। आज जानते हैं ये जो 40 मिनट में कटने वाला इश्यू है ना, वो कैसा क्यों हुआ? हम आप लोग का मीटिंग क्रिएट कर दिए थे, ये बैच को क्रिएट कर दिए थे सुबह में 11 बजे, और हम प्रो वर्जन को बाय किए हैं 2 बजे। तो ये पुराना लिंक है, इसलिए ऐसा मैसेज आया, नहीं तो नहीं आता। ये कट ही जाएगा 5 मिनट में। तो एक काम करते हैं हम न्यू लिंक आप लोगों को देते हैं, आप लोग फटाक से ज्वाइन हो जाइए, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? 5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। अभी हम लोग इसको क्लोज कर रहे हैं ताकि कंटिन्यू करते हैं। सर फिर कितना बजे ज्वाइन करना है? तुरंत 2 मिनट में उसी ऐप के थ्रू जाइएगा, हम अभी कोई क्रिएट करके तुरंत दे रहे हैं 5 मिनट में। ओके सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला यही हम लोग का मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फॉर्मूला के बीच न्यूमेरिकल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आपके स्कूल के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आने का पूरा पॉसिबिलिटी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं हम लोग दोज फॉर्मूला। एक वैसे फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहा जाएगा, दोज फॉर्मूला विच गिव्स दोज फॉर्मूला
which gives the actual number of atoms of various element. अलग अलग एलिमेंट का जितना एटम्स प्रेजेंट है इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में, उसके एक्चुअल नंबर को बताने वाले फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। जैसे एग्जांपल में दिए हुए हैं, ग्लूकोज आप लोग सब कुछ सुने होंगे, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो इस फॉर्मूला को देख के बता सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे कार्बन टोटल 6 है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितना एटम कार्बन का रखता है? 6। तो ये देख के तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट और हमेशा से यही सीखते आए हैं। H2O यदि कहीं पे है तो एक H2O में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। यदि H2SO4 कहीं पर है तो 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। सर एक बार फिर से बताइए ना, बता रहे हैं इसी को ना नागे सर, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही फिर से बताएंगे, ठीक है? बता रहे हैं, एक बार क्या हम 2-3 बार समझाएंगे, अभी बहुत समय है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक वैसा फॉर्मूला को बोलते हैं जहां पे एक उस तरह के फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलेंगे जिसमें जो एक मॉलिक्यूल, देखिए एक मॉलिक्यूल में कितना एटम प्रेजेंट है उसको एग्जैक्ट बताने वाले फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहा जाता है। इतना ही सिंपल सा जानना है। फिर से हम डेफिनेशन को समझाते हैं शुरू से। एक वैसा फॉर्मूला विच गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के एक्चुअल नंबर एटम्स का जो एग्जैक्ट नंबर प्रेजेंट रहेगा उस फॉर्मूला को हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहेंगे। जैसे एग्जांपल में लिए हुए हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग ये जान सकते हैं कि कार्बन का 6 एटम है और हाइड्रोजन का 12 एटम है, ऑक्सीजन का 6 एटम है। क्लियर हो गया? यहां तक सबको क्लियर हो गया है? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नागेश्वर क्लियर हो गया? आप भी एक बार रिप्लाई दे दीजिए। अक्षदीप, तानिया, सबको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में क्लियर हो गया? अब जैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम उसी के जैसा एक और फॉर्मूला होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देखिए दोनों में क्या अंतर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम लोग को एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में जानकारी मिल रहा था। एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है उसके एक्चुअल नंबर को हम लोग जान रहे थे। लेकिन जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा उस एम्पेरिकल फॉर्मूला में हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को नहीं जानेंगे, अलग अलग एटम किस रेशियो में प्रेजेंट है उसको जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो डेफिनेशन एम्पेरिकल फॉर्मूला का लिखे हुए हैं, द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला एक वैसा फॉर्मूला है जिसमें हम लोग अलग अलग एटम्स के रेशियो को जानते हैं। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो इसका जब एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना होगा ना तो जो कॉमन निकलेगा, कॉमन निकालने जानते हैं, इसमें कॉमन क्या निकल जाएगा? 6 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा? C1H2O1। तो इस तरह से जो फॉर्मूला बना, यहाँ से क्या निकल रहा है कि 1:2:1। इस ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है? 1:2:1। इस तरह का जो रेशियो होगा इस फॉर्मूला को हम लोग कहेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ में आ गया होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? अब आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट किसी को? सर एक बार फिर से बताइए ना। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का पूछेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? C6H12O6। और यदि हम यहाँ पे बोलेंगे आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज बताइए, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज के लिए आप क्या बताएंगे? कॉमन निकलने वाला नंबर को कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा C1
H2O1। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है? सर एक रेशियो में है और एक इसमें एटम नंबर। एक रेशियो में है, एक एटम में है ना। एक को में एग्जैक्ट नंबर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमको क्या पता चल जा रहा है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट के डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स के एग्जैक्ट नंबर के बारे में पता चल जा रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। और एम्पेरिकल फॉर्मूला में हम लोग को क्या पता चल रहा है? रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट का जो एटम होगा उसका रेशियो पता चल रहा है। समझ में आया? इशिता आपको समझ में आ रहा है? आप हमेशा, तानिया, अनिमा समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आप रीडिंग खाली कर लीजिएगा ना मन से, बस थोड़ा सा ध्यान। देखिए सारा चीज तो पढ़ाई हो सकता है ऑनलाइन में, यूट्यूब में पढ़ाई हो सकता है, कहीं भी पढ़ाई हो सकता है, लेकिन यूट्यूब में जब पढ़ने जाइएगा तो दिमाग भटक जाएगा। और जब लाइव क्लास आप करते हैं उस समय आप एकदम कॉन्स्टेंट होके, कंसंट्रेट होके सिर्फ फोकस करते हैं अपने क्लास में, इसलिए आपका हमेशा लाइव क्लास अच्छा होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में समझ में आ गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला में कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे लाइन बाय लाइन। अच्छा, पहले रिलेशन को जान लेते हैं। रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम लोग अभी ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 था, और इससे 6 कॉमन ले लिए थे, और क्या बच गया था? C1H2O1। तो ये हम लोग का क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना। और ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो सिर्फ एक नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या बता दिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n के मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है। और ये n को कैसे फाइंड करेंगे? n का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का n का वैल्यू निकल जाएगा। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या होता है? तो देखिए ग्लूकोज का C6H12O6 है ना, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का, और एम्पेरिकल फॉर्मूला C1H2O1 है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 180 निकलेगा, और इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 18 नहीं निकलेगा। कितना निकल जाएगा? कार्बन 12 2 14 16 30 30 निकल जाएगा। इसका यहाँ पे 30 निकलेगा। तो 180 को 30 से डिवाइड कर दीजिएगा तो n इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 30 कर दीजिएगा, 6 पता चल जाएगा ना। तो ये 6 नंबर निकालने के लिए कैसे क्या करेंगे हम लोग? मॉलिक्यूलर मास से में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है? सर आसान है। अब आप लोग से बहुत सारा क्वेश्चन बनवाएंगे, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन बनवाएंगे। पहला क्वेश्चन जो आप लोग को बनाना है, राइट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए हुए हैं, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना है। बताइए क्या होगा? नागेश्वर CH C6H12 है, CS2 CH2 H2O2 H2O H2O इसमें कुछ नहीं तो सेम। N2CO3 इसमें भी सेम रहेगा। CO3 फिर से रिपीट कीजिए, Na2CO3। यस सर। यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं बन रहा है क्योंकि कार्बन के पास कुछ नहीं है ना। B2H6 BH3 N2O4 NH2 H3O4 3PO4 सेम, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। Fe2O3 Fe2O3 सेम रह जाएगा। C2H2 CH समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब जो न्यूमेरिकल होता है एग्जाम में पूछता है, वो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से होगा। और ए सब्सटेंस ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। हमेशा इसी फॉर्मेट में बनाते हैं। Na का परसेंटेज दिया हुआ है 43.04%। Na का परसेंटेज दिया हुआ है 43.04%।
4%, कार्बन दिया हुआ है 11.3%, ऑक्सीजन दिया हुआ है 45.3%। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए ना आप एक टेबल बना लीजिएगा, सबसे आसान होता है। और इस टेबल में क्या क्या एलिमेंट दिया हुआ है वो सारे एलिमेंट को लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। सोडियम को लिख दिए, कार्बन को लिख दिए, ऑक्सीजन को लिख दिए। अब परसेंटेज को ग्राम में बदल दीजिए। परसेंटेज 43.4 है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 43.4 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए 11.3 ग्राम और यहाँ पे लिख दीजिए 45.3 ग्राम। इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ग्राम एटॉमिक मास बताना है। सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 23 है ना ग्राम। कार्बन का 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल होता है, ग्राम पर मोल। अब हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल बताए थे आपको। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करना है? मास को किससे डिवाइड करना रहेगा? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। मास को मोलर मास से डिवाइड करिएगा। तो ये मास कितना है? 43.4 डिवाइडेड बाय 23। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 43.4 को कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं थोड़ा सा। 43.4 डिवाइडेड बाय 23 कितना आ गया? डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 23 1.8 आया, 1.8 आया। अब यहाँ पे क्या करिएगा आप? वैसे ही 11.3 को डिवाइड कर दीजिएगा 12 से, तो कितना आ जाएगा? 11.3 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ 0.94, 1.88 आया, 2 डिजिट ले लेते हैं, 0.94 आया, 0.94 आया, है ना। उसके बाद यहाँ पे 45.3 को डिवाइड कर देते हैं 16 से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 45.3 डिवाइडेड बाय 16 से 2.83 आएगा, 2.83। इस तरह से नंबर ऑफ मोल निकालेंगे पहले, और नंबर ऑफ मोल जब निकल जाएगा ना तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल निकालना है। यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये वाला पार्ट में हमेशा ध्यान रखिएगा। जो 3 नंबर ऑफ मोल निकला है, इसमें जो छोटा वैल्यू है इससे सबको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 1.88 डिवाइडेड बाय 0.94 कर देंगे, यहाँ पे 0.94 डिवाइडेड बाय 0.94 कर देंगे, और यहाँ पे 2.83 डिवाइडेड बाय 0.94 कर देंगे। मतलब जो सबसे छोटा वैल्यू है उसी से सबको डिवाइड करना होता है। तो 1.88 डिवाइडेड बाय 0.94 जब करेंगे तो एग्जैक्ट 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ 2.83 डिवाइडेड बाय 0.94 जब करेंगे तो 3.01 आ जाएगा। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखेंगे, इसको 2 लिख देंगे, इसको 1 लिख देंगे, इसको 3 लिख देंगे राउंड अप करके। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं क्या कि हम लोग का जो मॉलिक्यूलर मास आया वो मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा? हम लोग का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, सॉरी मॉलिक्यूलर मास नहीं, देयरफॉर, इसलिए जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na कितना निकला? Na2 निकला। C कितना निकला? C1 निकला। और ऑक्सीजन कितना निकला? 3 निकला। या हम इसको क्या कहते हैं? Na2CO3। समझ में आया? इस न्यूमेरिकल में कहाँ पे दिक्कत हो सकता है सो बताइएगा तो। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं ना होगा इसमें? नो सर। एक जगह खाली कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए हमेशा हम ये बोलते हैं, ये वाला स्टेप सब पे भूल सकते हैं। तो एलिमेंट लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, परसेंटेज में वैल्यू दिया रहेगा, ग्राम में लिखने में दिक्कत नहीं होगा। ग्राम एटॉमिक मास तो याद रखने रहता है 20 तक, नहीं तो क्वेश्चन में भी दे देगा, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। नंबर ऑफ मोल मास बाय मोलर मास करिएगा, दिक्कत नहीं है। ये रिलेटिव नंबर ऑफ मोल सब पे भूल जाते हैं। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल में जो वैल्यू सबसे छोटा होगा उसी से सबको डिवाइड कर दीजिएगा, तो इस तरह से आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल जाएगा। और उसको राउंड ऑफ करके फाइनली हम लोग सिंगल नंबर में बदल देंगे और फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नहीं। अब No, sir. आगे इसका एक और न्यूमेरिकल हम लोग रखे हुए हैं। जैसे कहीं पे इस तरह का भी क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ पे क्या पूछता है ना, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपको यहाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकालना है और साथ ही साथ
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। कुछ क्वेश्चन ऐसा देगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकालने देगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालने देगा। तो उस समय एलिमेंट क्या क्या दिया हुआ है, हम एलिमेंट लिखते हैं। सबसे पहले Mg दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, Mg के बाद Si दिया हुआ है, Si के बाद H दिया हुआ है और H के बाद O दिया हुआ है। तो इसी के अनुसार जैसे जैसे दिया रहेगा ना, सीरियल नंबर से लिखिएगा, आपको इधर उधर करने का कोई जरूरत नहीं है। परसेंटेज हम सारा चीज कर लेंगे, सारा जैसे जैसे बताएं बना लीजिएगा। अब यहाँ पे मोलर मास बताया है 520, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कुछ निकलेगा, और एम्पेरिकल फॉर्मूला जब फाइंड कर लीजिएगा ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आप लोग खुद फाइंड कीजिएगा और बताइएगा हमको। एम्पेरिकल फॉर्मूला जैसे ही फाइंड कीजिएगा, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जैसे ही यहाँ पे फाइंड हो जाएगा आपका, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला सपोज फाइंड हो गया x, सपोज हम ये क्लियर नहीं कर रहे हैं अभी, x हो गया, तो n का वैल्यू निकालेंगे। n का वैल्यू के लिए मोलर मास 520 दिया हुआ है, 520.8 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो निकलेगा उसका मास रखिएगा, उसका मास तो कुछ तो वैल्यू आएगा, और उसको मल्टीप्लाई करके एम्पेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फाइंड कर लेंगे। क्या ये समझ में आया आप लोग को? हाँ या ना बता दीजिएगा। नो सर। किनको नहीं समझ में आया? सर ईशिता। इशिता को नहीं समझ में आया, तो हम बना देते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो स्टेप्स में कंफ्यूजन होगा उसको पूछिएगा। हाँ, एक एक बार देखते चलिएगा। सबसे पहले परसेंटेज को ग्राम में लिखना है, परसेंटेज को ग्राम में लिखना है। परसेंटेज Mg का कितना है, 28.03, ये तो लिख लिए। सिलिकॉन का कितना हो गया, 21.60 ग्राम। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का 1.16 ग्राम, फिर ऑक्सीजन का 49.21 ग्राम। इस तरह सबका मास को लिख दिया। ग्राम एटॉमिक मास लिखना है। इसके बाद ग्राम एटॉमिक मास को कैसे लिखेंगे हम लोग, तो मैग्नीशियम का 24 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। सिलिकॉन का हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल। ये सब याद कर लीजिएगा, 20 तक का मास। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 ग्राम पर मोल, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल 28.03 डिवाइडेड बाय 24, यहाँ पे 21.60 डिवाइडेड बाय 28, यहाँ पे 1.16 डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ पे 49.21 डिवाइडेड बाय 16। सारे को वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं और एक वैल्यू लिखते हैं हम लोग। सबका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले कैलकुलेटर निकालते हैं थोड़ा सा। 28.03 डिवाइडेड बाय 1.17 आया, 1.17, 21.6 डिवाइडेड बाय 28, 0.77। ये तो 1.16 हो जाएगा। 49.21 डिवाइडेड बाय 16, 3.07। सबसे छोटा वैल्यू कौन हो रहा है, 0.77। हाँ, तो उसी से सबको डिवाइड कर दीजिए। 1.17 डिवाइडेड बाय 0.77, 0.77 डिवाइडेड बाय 0.77, 1.16 डिवाइडेड बाय 0.77, 3.07 डिवाइडेड बाय 0.77। तो ये कितना आ जाएगा, 1.17 डिवाइडेड बाय 0.77, 0.9। ये आ गया आपका 0.9, ये आ जाएगा 1। फिर 1.16 डिवाइडेड बाय 0.77, 1.16 डिवाइडेड 1.16 डिवाइडेड बाय 0.77, ठीक है, तो 1.5 आ गया। अब 3.07 डिवाइडेड बाय 0.77, 3.98 आ गया, 3.98।
ये थोड़ा सा हमको कहाँ गड़बड़ लग रहा है, 1.16 वाला, 1.16 डिवाइडेड बाई 0.77। सब तो ठीक है, यही गड़बड़ किए हैं। थोड़ा सा तो लग रहा है कुछ कहीं वैल्यू गलत लिखे हैं। 1.16 वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इसका हाइड्रोजन का 1। सर mg का मास 24 होता है थिंक। हाँ तो 24 तो लिए, हाइड्रोजन का 1 होता है। 1.66 डिवाइडेड बाई 0.77। हाँ तो गलती तो किए थे, 1.16 सॉरी 1.16 डिवाइडेड बाई 0.77। एक मिनट इसका आंसर साथ चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन कहीं कहीं हो सकता है ऐसा ना गलत भी दे देता है। डिटरमाइन द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर क्रिस्टोलाइट एस्बेस्टस क्रिस्टोलाइट हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन 28.03 mg। कहीं कहीं कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन गलत रहता है, इसका आंसर एग्जैक्टली होना चाहिए 1.5 1.5। हाँ हम डिवाइड ही गलत कर लिए हैं। डिवाइड के ऊपर में जो 1.17 डिवाइडेड बाय 0.77 है ना, ये गलत किया। 1.17 डिवाइडेड बाय 0.77, जी यहाँ पर भी 1.5 होगा। थोड़ा सा ये डिवाइड यहाँ पे 0.9 नहीं होगा, क्योंकि 0.9 होने से के लिए सेम चाहिए वैल्यू ना, तो ये गलत किए, यहाँ पर भी 1.5 होगा। अब एक यहाँ तक सारा चीज समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। अब देखिए जब भी हम लोग इसका क्वेश्चन बनाएंगे और 1.5 2.5 3.5 आएगा ना, तो राउंड अप नहीं होता है। यदि कहीं कभी नोट आप जान लीजिए, इस क्वेश्चन में यदि 1.5 आएगा 2.5 आएगा 0.5 आएगा या कोई भी 0.5 आएगा, इस कंडीशन में सबको ना 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सिंपलेस्ट रेशियो बनाने के लिए। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। अब जब सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये होल नंबर में बदल जाएगा ना, तो ये बन जाएगा आपका 3 है ना, ये बन जाएगा आपका 2, ये बन जाएगा फिर 3 और ये बन जाएगा अप्रोक्स 8 हो जाएगा। तो इस तरह से जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बन के आपका आएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग के पास बन गया है Mg3, एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया Mg3Si2H3O8। ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला बना, ये समझ में आया? अभी तक आधा बनाए सर। हाँ सर अगर 0.5 से कम रहेगा तो उसको राउंड अप क्या करेंगे, 1.2 रहेगा तो 1 लिखेंगे, और अगर 1.6 रहेगा तो 2 लिख देंगे। ठीक है सर, यही डाउट था। राउंड अप वाला जो रूल होता है, लेकिन 1.5 होता है तो राउंड अप नहीं कर पाएंगे, तब खाली 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस सर। और एक एक्सेप्शन इसमें मिलेगा आपको, एक कोई एक्सेप्शन मिलेगा 1.33 2.33 0.33, ये वाला भी रहेगा कभी ना, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई 3 करते हैं, जैसे हम मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई 3 किया जाता है। ये 2 एक्सेप्शन क्वेश्चन इसका सॉल्व होता है।
ये मैथ राउंड अप में पढ़ाएंगे हम लोग। राउंड अप सिग्निफिकेंट फिगर एंड साइंटिफिक नोटेशन नाम का एक टॉपिक है, उस समय राउंड अप में ये टॉपिक आएगा। फिलहाल ये दो ही एक्सेप्शन पूरा में है और आपको कोई एक्सेप्शन इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। तो अभी जो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाले हैं ये समझ में आया आपको? सर हाँ सर यहाँ पे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल में 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए? 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया वही बता रहे थे कि यहाँ पे 1.5 जो आया, जो वैल्यू 1.5 आपका आ रहा है, तो दो एक्सेप्शन आपको यहाँ पे जानना है। ध्यान से इस चीज को समझिए कि 1.5 आया तो इसको राउंड अप करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कैसे लिख सकते हैं? इसका राउंड अप जब 1.5 आएगा, 2.5 आएगा, 3.5 आएगा, 0.5 आएगा, कोई भी 0.5 आएगा तो अपने मन से 2 मल्टीप्लाई करके इसको होल नंबर में बदल देते हैं। जैसे 0.5 रहता तो ये 1.0 हो जाता, 1.5 है तो ये 3 हो जाएगा, 2.5 रहेगा तो 5 हो जाएगा, 3.5 रहेगा तो 7 हो जाएगा। होल नंबर में बदलने के लिए ऐसा मल्टीप्लाई खुद से किया जाता है। खाली दो ही कंडीशन में ऐसा कीजिएगा, जब 1.5 रहेगा तब, और जब यहाँ पे आपके जो लिखे हुए हैं, एक सेकेंड, जो 1.33 वाला रहेगा तब। दो ही कंडीशन में आपको ये करना है। 0.3 2.3 रहेगा तो 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा, और 0.5 के कंडीशन में रहेगा तो 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा, सब में कीजिएगा। ये आपका एक अलग से जान लेना है इसको होल नंबर में बदलने के लिए। क्लियर? सर हाँ सर जब यहाँ सिर्फ 1 था तो 2 मल्टीप्लाई हो गया सेकंड में सर। सब में जब एक में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सब में करना पड़ेगा। ठीक है सर। सब में, ताकि इसका वैल्यू बदलेगा नहीं, सब में करना होगा। एक में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, सब में मल्टीप्लाई होता है। और यही यदि 1.6 रहता ना तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, फिर बाद में सब वैसे लिख देते हैं। खाली 0.5 वाला कंडीशन आता है तब किया जाता है सब में 2 मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे 1 से भी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में हमको मल्टीप्लाई करना होगा, किसी एक में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग मैथ में पढ़े होंगे कि कोई एक इक्वेशन है, समझिए कि मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है, x है, मान लीजिए कि इक्वेशन है हमारा x + 2y = 4। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2x + 4y = 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सेम इक्वेशन को तो जब मल्टीप्लाई किया जाता है सारे डिजिट में किया जाता है, किसी एक इंडिविजुअल डिजिट में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। उसी तरह से जब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे, किसी एक में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब समझ में आ गया होगा? यस सर। ठीक है सर अभी तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकला है, अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला को याद रखना होगा। Mg3Si2H3O8 ये आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। हम लोग का एम्पेरिकल फॉर्मूला जो फाइंड किया वो क्या फाइंड किया? एम्पेरिकल फॉर्मूला जो फाइंड किए हैं वो एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड किए हैं क्या? Mg3 और क्या था? Mg3Si2H3O8 ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में आके देख लीजिए 520.8 क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास 520.8। तो हम लोग को n फाइंड करना होगा। n फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला था? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तो दे दिया है क्वेश्चन में 520.8। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास यहां से निकाल देंगे। mg मल्टीप्लाई mg का 24 × 3 प्लस सिलिकॉन का बताए थे 28 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 3 और प्लस ऑक्सीजन का 16 × 8। तो इससे कितना निकल जाएगा? यहाँ पे निकल जाएगा 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 × 3 प्लस 28 × 2 प्लस 1
इंटू 3 प्लस 16 इंटू 8, 259। सही है। 520.8 डिवाइडेड बाय 259। इसको काटेंगे। 520.8 डिवाइडेड बाय 259, तो ये 2.01 आया। तो 2.01 को अप्रोक्स 2 लिख सकते हैं। देयरफॉर हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, उस समय बताए थे, n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला, n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला तो n का वैल्यू 2 आ गया, और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, Mg3Si2H3O8। फाइनली हम लोग आंसर जो है वो लिख देंगे यहाँ पे Mg6Si4H6O16, ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा टफ लगा, बताइए किनको दिक्कत समझ में नहीं आया। लास्ट स्टेप फिर से एक बार। कहाँ पे, कौन सा स्टेप, लाइन? सर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला लास्ट वाला, ये हाँ ये लास्ट वाला। n का वैल्यू निकाल लिए 2, है ना। अब Yes, sir. कॉन्सेप्ट में देखिए, यहाँ वापस आ जाइए, थोड़ा सा जो थ्योरी पढ़ाए थे वहां पे, थ्योरी पढ़ाए थे वहां पे थोड़ा सा हम वापस आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोले हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या है, n एम्पेरिकल फॉर्मूला। और n निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो इससे फॉर्मूला का यूज वहां कर लिए, यस सर। और वहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर लिए। यस सर, डाउट क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। यस सर। तो ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। इस तरह Yes, का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग देंगे आपको बनाने के लिए, बना लीजिएगा जितना हो सके, और कोशिश करिएगा रेगुलर होने का क्लास में, अब्सेंट कभी नहीं करना है। क्लास में रेगुलर होना है, अब्सेंट करिएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। अब्सेंट करने से ही सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। जो भी नोट्स अभी आप लोग को मिलेगा ना, यहाँ पे जो आज का क्लास है, वो क्लास में जो भी टॉपिक आपको समझ में आएगा, हम इसको अभी पीडीएफ में भेज दे रहे हैं, पीडीएफ में भेज दे रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में तो नहीं भेजेंगे, कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा कि किस, सारे ग्रुप में भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम ग्रुप में आज भेज दे रहे हैं। जो भी आपको लाइन दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट लेके अंडरलाइन करके हमको भेजिए कि ये चीज समझ में नहीं आया, हम फिर से आपको समझा देंगे, ठीक है। और रेगुलर क्लास करना है, कभी क्लास अब्सेंट नहीं करिएगा कोई। और जो क्लास अब्सेंट कर रहे हैं हम लोग से बात भी कर लेंगे कि अब्सेंट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। सर हाँ बोलिए। उस दिन वाला डाउट हमको नहीं क्लियर किया, बोले नेक्स्ट क्लास में पूछने के लिए। अभी डाउट क्लियर कर देते हैं, बोलिए क्या डाउट है। वही NS2 NS3 ऐसे करके कुछ था, क्वेश्चन याद नहीं है हमको। ऐसा था, आप बोले थे 28 कैसे हो गया, ये ना 28 या 34 था। अच्छा 34 था, 34 था। एक बार देख लेते हैं सर, आपको मैसेज किए थे तो देख लेते हैं। अच्छा छोड़िए, देखिए यहाँ देखिए ना, नाइट्रोजन Yes. का मास कितना होता है, सर याद नहीं सर। 14। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और ओवरऑल मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई 14 और 3 कितना हो गया, 17। तो क्या आ जाएगा, 34। मॉलिक्यूलर मास निकालना है सर, समझ गए सर। बहुत आसान है, ठीक है। और जो भी चीज होगा भेजिएगा, सब समझाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो गुड नाइट सबको। हाँ गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड बाय, सब गुड बाय। और बहुत ही जल्दी हम लोग का क्लास फिर होगा, कल छोड़ के परसों। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिफाइन करते हैं,
सबसे पहला यही हम लोग का मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फॉर्मूला के बीच न्यूमेरिकल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आपके स्कूल के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आने का पूरा पॉसिबिलिटी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं हम लोग दोज फॉर्मूला, एक वैसे फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहा जाएगा, दोज फॉर्मूला विच गिव्स those formula which gives the actual number of atoms of various element, अलग अलग एलिमेंट का जितना एटम्स प्रेजेंट है इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में, उसके एक्चुअल नंबर को बताने वाले फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। जैसे एग्जांपल में दिए हुए हैं, ग्लूकोज आप लोग सब कुछ सुने होंगे, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो इस फॉर्मूला को देख के बता सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे कार्बन टोटल 6 है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितना एटम कार्बन का रखता है? 6। तो ये देख के तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट हमेशा से यही सीखते आए हैं। H2O यदि कहीं पे है तो एक H2O में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। यदि H2SO4 कहीं पर है तो 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। सर एक बार फिर से बताइए ना, बता रहे हैं इसी को ना नागे सर, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही फिर से बताएंगे, ठीक है बता रहे हैं। एक बार क्या, हम 2-3 बार समझाएंगे, अभी बहुत समय है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक वैसा फॉर्मूला को बोलते हैं जहां पे एक उस तरह के फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलेंगे जिसमें जो एक मॉलिक्यूल, देखिए एक मॉलिक्यूल में कितना एटम प्रेजेंट है उसको एग्जैक्ट बताने वाले फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहा जाता है। इतना ही सिंपल सा जानना है। फिर से हम डेफिनेशन को समझाते हैं शुरू से। एक वैसा फॉर्मूला विच गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के एक्चुअल नंबर एटम्स का जो एग्जैक्ट नंबर प्रेजेंट रहेगा उस फॉर्मूला को हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहेंगे। जैसे एग्जांपल में लिए हुए हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग ये जान सकते हैं कि कार्बन का 6 एटम है और हाइड्रोजन का 12 एटम है, ऑक्सीजन का 6 एटम है। क्लियर हो गया? यहां तक सबको क्लियर हो गया है? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नागेश्वर क्लियर हो गया? अब भी एक बार रिप्लाई दे दीजिए। अक्षदीप, तानिया, सबको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में क्लियर हो गया? अब जैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम उसी के जैसा एक और फॉर्मूला होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देखिए दोनों में क्या अंतर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम लोग को एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में जानकारी मिल रहा था, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है उसके एक्चुअल नंबर को हम लोग जान रहे थे। लेकिन जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा उस एम्पेरिकल फॉर्मूला में हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को नहीं जानेंगे, अलग अलग एटम किस रेशियो में प्रेजेंट है उसको जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो डेफिनेशन एम्पेरिकल फॉर्मूला का लिखे हुए हैं, द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला एक वैसा फॉर्मूला है जिसमें हम लोग अलग अलग एटम्स के रेशियो को जानते हैं। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो इसका जब एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना होगा ना तो जो कॉमन निकलेगा, कॉमन निकालने जानते हैं, इसमें कॉमन क्या निकल जाएगा? 6 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा? C1H2O1। तो इस तरह से जो फॉर्मूला बना, यहाँ से क्या निकल रहा है कि 1:2:1। इस ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है? 1:2:1। इस तरह का जो रेशियो होगा इस फॉर्मूला को हम लोग कहेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ में आ गया होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? अब आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट किसी को? सर एक बार फिर से बताइए ना। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का पूछेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज,
तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे C6H12O6। और यदि हम यहाँ पे बोलेंगे आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज बताइए, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज के लिए आप क्या बताएंगे, कॉमन निकलने वाला नंबर को कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा C1H2O1। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है? सर एक रेशियो में है और एक इसमें एटम नंबर, एक रेशियो में है, एक एटम में है ना। एक को में एग्जैक्ट नंबर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमको क्या पता चल जा रहा है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स के एग्जैक्ट नंबर के बारे में पता चल जा रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। और एम्पेरिकल फॉर्मूला में हम लोग को क्या पता चल रहा है, रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट का जो एटम होगा उसका रेशियो पता चल रहा है। समझ में आया? इशिता आपको समझ में आ रहा है? आप हमेशा तानिया, अनिमा समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप रीडिंग खाली कर लीजिएगा ना मन से, बस थोड़ा सा ध्यान। देखिए सारा चीज तो पढ़ाई हो सकता है ऑनलाइन में, यूट्यूब में पढ़ाई हो सकता है, कहीं भी पढ़ाई हो सकता है, लेकिन यूट्यूब में जब पढ़ने जाइए तो दिमाग भटक जाएगा। और जब लाइव क्लास आप करते हैं उस समय आप एकदम कॉन्स्टेंट होके, कंसंट्रेट होके सिर्फ फोकस करते हैं अपने क्लास में, इसलिए आपका हमेशा लाइव क्लास अच्छा होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में समझ में आ गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला में कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे लाइन बाय लाइन। अच्छा पहले रिलेशन को जान लेते हैं, रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम लोग अभी ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 था, और इससे 6 कॉमन ले लिए थे, और क्या बच गया था, C1H2O1। तो ये हम लोग का क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो सिर्फ एक नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या बता दिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n के मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है। और ये n को कैसे फाइंड करेंगे, n का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का n का वैल्यू निकल जाएगा। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या होता है, तो देखिए ग्लूकोज का C6H12O6 है ना, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का, और एम्पेरिकल फॉर्मूला C1H2O1 है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 180 निकलेगा, और इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 18 नहीं निकलेगा, कितना निकल जाएगा, कार्बन 12 2 14 16 30 30 निकल जाएगा। इसका यहाँ पे 30 निकलेगा। तो 180 को 30 से डिवाइड कर दीजिएगा तो n इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 30 कर दीजिएगा, 6 पता चल जाएगा ना। तो ये 6 नंबर निकालने के लिए कैसे क्या करेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर मास से में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है? सर आसान है। अब आप लोग से बहुत सारा क्वेश्चन बनवाएंगे, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन बनवाएंगे। पहला क्वेश्चन जो आप लोग को बनाना है, राइट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए हुए हैं, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना है। बताइए क्या होगा, नागेश्वर? C6H12 है, CH2 CH2 H2O2 H2O H2O इसमें कुछ नहीं तो सेम, N2CO3 Na2CO3 फिर से रिपीट कीजिए, Na2CO3। यस सर। यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं बन रहा है क्योंकि कार्बन के पास कुछ नहीं है ना। B2H6 BH3 N2O4 N2 H3O4 H3PO4 सेम, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। Fe2O3 Fe2O3 सेम रह जाएगा। C2H2 CH। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब जो न्यूमेरिकल होता है एग्जाम में पूछता है, वो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से होगा।
और ए सब्सटेंस ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, हमेशा इसी फॉर्मेट में बनाते हैं। Na का परसेंटेज दिया हुआ है 43.04%, Na का परसेंटेज दिया हुआ है 43.4%, कार्बन दिया हुआ है 11.3%, ऑक्सीजन दिया हुआ है 45.3%। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए ना आप एक टेबल बना लीजिएगा, सबसे आसान होता है। और इस टेबल में क्या क्या एलिमेंट दिया हुआ है वो सारे एलिमेंट को लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। सोडियम को लिख दिए, कार्बन को लिख दिए, ऑक्सीजन को लिख दिए। अब परसेंटेज को ग्राम में बदल दीजिए। परसेंटेज 43.4 है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 43.4 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए 11.3 ग्राम और यहाँ पे लिख दीजिए 45.3 ग्राम। इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ग्राम एटॉमिक मास बताना है। सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 23 है ना ग्राम। कार्बन का 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल होता है, ग्राम पर मोल। अब हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल बताए थे आपको। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करना है? मास को किससे डिवाइड करना रहेगा? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। मास को मोलर मास से डिवाइड करिएगा। तो ये मास कितना है? 43.4 डिवाइडेड बाय 23। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 43.4 को कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं थोड़ा सा। 43.4 डिवाइडेड बाय 23 कितना आ गया? डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 23 1.8 आया, 1.8 आया। अब यहाँ पे क्या करिएगा आप? वैसे ही 11.3 को डिवाइड कर दीजिएगा 12 से, तो कितना आ जाएगा? 11.3 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ 0.94, 1.88 आया, 2 डिजिट ले लेते हैं, 0.94 आया, 0.94 आया, है ना। उसके बाद यहाँ पे 45.3 को डिवाइड कर देते हैं 16 से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 45.3 डिवाइडेड बाय 16 से 2.83 आएगा, 2.83। इस तरह से नंबर ऑफ मोल निकालेंगे पहले, और नंबर ऑफ मोल जब निकल जाएगा ना तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल निकालना है। यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये वाला पार्ट में हमेशा ध्यान रखिएगा। जो 3 नंबर ऑफ मोल निकला है, इसमें जो छोटा वैल्यू है इससे सबको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 1.88 डिवाइडेड बाय 0.94 कर देंगे, यहाँ पे 0.94 डिवाइडेड बाय 0.94 कर देंगे, और यहाँ पे 2.83 डिवाइडेड बाय 0.94 कर देंगे। मतलब जो सबसे छोटा वैल्यू है उसी से सबको डिवाइड करना होता है। तो 1.88 डिवाइडेड बाय 0.94 जब करेंगे तो एग्जैक्ट 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ 2.83 डिवाइडेड बाय 0.94 जब करेंगे तो 3.01 आ जाएगा। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखेंगे, इसको 2 लिख देंगे, इसको 1 लिख देंगे, इसको 3 लिख देंगे राउंड अप करके। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं क्या कि हम लोग का जो मॉलिक्यूलर मास आया वो मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा? हम लोग का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, सॉरी मॉलिक्यूलर मास नहीं, देयरफॉर इसलिए जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na कितना निकला? Na2 निकला। C कितना निकला? C1 निकला। और ऑक्सीजन कितना निकला? 3 निकला। या हम इसको क्या कहते हैं? Na2CO3। समझ में आया? इस न्यूमेरिकल में कहाँ पे दिक्कत हो सकता है सो बताइएगा तो। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं ना होगा इसमें? नो सर। एक जगह खाली कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए हमेशा हम ये बोलते हैं, ये वाला स्टेप सब कोई भूल सकते हैं। तो एलिमेंट लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, परसेंटेज में वैल्यू दिया रहेगा, ग्राम में लिखने में दिक्कत नहीं होगा। ग्राम एटॉमिक मास तो याद रखने रहता है 20 तक, नहीं तो क्वेश्चन में भी दे देगा, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। नंबर ऑफ मोल मास बाय मोलर मास करिएगा, दिक्कत नहीं है। ये रिलेटिव नंबर ऑफ मोल सबको भूल जाते हैं। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल में जो वैल्यू सबसे छोटा होगा उसी से सबको डिवाइड कर दीजिएगा, तो इस तरह से आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल जाएगा। और उसको राउंड ऑफ करके फाइनली हम लोग सिंगल नंबर में बदल देंगे और फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नहीं। अब नो आगे सर।
इसका एक और न्यूमेरिकल हम लोग रखे हुए हैं, जैसे कहीं पे इस तरह का भी क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे क्या पूछता है ना, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपको यहाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकालना है और साथ ही साथ मॉलिकुलर फॉर्मूला भी निकालना है। कुछ क्वेश्चन ऐसा देगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकालने देगा और मॉलिकुलर फॉर्मूला भी निकालने देगा। तो उस समय एलिमेंट क्या क्या दिया हुआ है, हम एलिमेंट लिखते हैं। सबसे पहले Mg दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, Mg के बाद Si दिया हुआ है, Si के बाद H दिया हुआ है और H के बाद O दिया हुआ है। तो इसी के अनुसार जैसे जैसे दिया रहेगा ना, सीरियल नंबर से लिखिएगा, आपको इधर उधर करने का कोई जरूरत नहीं है। परसेंटेज हम सारा चीज कर लेंगे, सारा जैसे जैसे बताएं बना लीजिएगा। अब यहाँ पे मोलर मास बताया है 520, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कुछ निकलेगा और एम्पेरिकल फॉर्मूला जब फाइंड कर लीजिएगा ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आप लोग खुद फाइंड कीजिएगा और बताइएगा हमको। एम्पेरिकल फॉर्मूला जैसे ही फाइंड कीजिएगा, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जैसे ही यहाँ पे फाइंड हो जाएगा आपका, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला सपोज फाइंड हो गया x, सपोज हम ये क्लियर नहीं कर रहे हैं अभी, x हो गया, तो n का वैल्यू निकालेंगे। n का वैल्यू के लिए मोलर मास 520 दिया हुआ है, 520.8 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो निकलेगा उसका मास रखिएगा, उसका मास तो कुछ तो वैल्यू आएगा और उसको मल्टीप्लाई करके एम्पेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करके मॉलिकुलर फॉर्मूला को फाइंड कर लेंगे। क्या ये समझ में आया आप लोग को? हाँ या ना बता दीजिएगा। नो सर। किनको नहीं समझ में आया? सर इशिता। इशिता को नहीं समझ में आया, तो हम बना देते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो स्टेप्स में कंफ्यूजन होगा उसको पूछिएगा। हाँ, एक एक बार देखते चलिएगा। सबसे पहले परसेंटेज को ग्राम में लिखना है, परसेंटेज को ग्राम में लिखना है। परसेंटेज Mg का कितना है, 28.03, ये तो लिख लिए। सिलिकॉन का कितना हो गया, 21.60 ग्राम। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का 1.16 ग्राम, फिर ऑक्सीजन का 49.21 ग्राम। इस तरह सबका मास को लिख दिया। ग्राम एटॉमिक मास लिखना है। इसके बाद ग्राम एटॉमिक मास को कैसे लिखेंगे हम लोग, तो मैग्नीशियम का 24 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। सिलिकॉन का हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल। ये सब याद कर लीजिएगा, 20 तक का मास। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 ग्राम पर मोल, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल 28.03 डिवाइडेड बाय 24, यहाँ पे 21.60 डिवाइडेड बाय 28, यहाँ पे 1.16 डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ पे 49.21 डिवाइडेड बाय 16। सारे को वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं और एक वैल्यू लिखते हैं हम लोग। सबका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले कैलकुलेटर निकालते हैं थोड़ा सा। 28.03 डिवाइडेड बाय 1.17 आया, 1.17। 21.6 डिवाइडेड बाय 28, 0.77। ये तो 1.16 हो जाएगा। 49.21 डिवाइडेड बाय 16, 3.07। सबसे छोटा वैल्यू कौन हो रहा है, 0.77। हाँ, तो उसी से सबको डिवाइड कर दीजिए। 1.17 डिवाइडेड बाय 0.77, 0.77 डिवाइडेड बाय 0.77, 1.16 डिवाइडेड बाय 0.77, 3.07 डिवाइडेड बाय 0.77। तो ये कितना आ जाएगा, 1.17 डिवाइडेड बाय 0.77, 0.9। ये आ गया आपका 0.9। ये आ जाएगा 1। फिर 1.16 डिवाइडेड बाय 0.77, 1.16 डिवाइडेड 1.16 डिवाइडेड बाय 0.77, ठीक है, तो 1.5 आ गया। अब 3.07
डिवाइडेड बाय 0.77, 3.98 आ गया, 3.98। ये थोड़ा सा हमको कहाँ गड़बड़ लग रहा है, 1.16 वाला, 1.16 डिवाइडेड बाय 0.77, सब तो ठीक है, यही गड़बड़ किए हैं। थोड़ा सा तो लग रहा है कुछ कहीं वैल्यू गलत लिखे हैं, 1.16 वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इसका हाइड्रोजन का 1, सर mg का मास 24 होता है थिंक। हाँ तो 24 तो लिए, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1.66 डिवाइडेड बाय 0.77, हाँ तो गलती तो किए थे, 1.16 सॉरी 1.16 डिवाइडेड बाय 0.77, एक मिनट इसका आंसर साथ चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन कहीं कहीं हो सकता है ऐसा ना गलत भी दे देता है। डिटरमाइन द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर क्रिस्टोलाइट एस्बेस्टस क्रिस्टोलाइट हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन 28.03 mg। कहीं कहीं कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन गलत रहता है, इसका आंसर एग्जैक्टली होना चाहिए 1.5 1.5। हाँ हम डिवाइड ही गलत कर लिए हैं, डिवाइड के ऊपर में जो 1.17 डिवाइडेड बाय 0.77 है ना, ये गलत किया, 1.17 डिवाइडेड बाय 0.77, जी यहाँ पर भी 1.5 होगा, थोड़ा सा ये डिवाइड यहाँ पे 0.9 नहीं होगा, क्योंकि 0.9 होने से के लिए सेम चाहिए वैल्यू ना, तो ये गलत किए, यहाँ पर भी 1.5 होगा। अब एक यहाँ तक सारा चीज समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। अब देखिए जब भी हम लोग इसका क्वेश्चन बनाएंगे और 1.5 2.5 3.5 आएगा ना, तो राउंड अप नहीं होता है। यदि कहीं कभी नोट आप जान लीजिए, इस क्वेश्चन में यदि 1.5 आएगा 2.5 आएगा 0.5 आएगा या कोई भी 0.5 आएगा, तो इस कंडीशन में सबको ना 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सिंपलेस्ट रेशियो बनाने के लिए। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। अब जब सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये होल नंबर में बदल जाएगा ना, तो ये बन जाएगा आपका 3 है ना, ये बन जाएगा आपका 2, ये बन जाएगा फिर 3 और ये बन जाएगा अप्रोक्स 8 हो जाएगा। तो इस तरह से जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बन के आपका आएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग के पास बन गया है Mg3, एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया Mg3Si2H3O8, ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला बना। ये समझ में आया? अभी तक आधा बनाए सर। हाँ सर अगर 0.5 से कम रहेगा तो उसको राउंड अप करेंगे, 1.2 रहेगा तो 1 लिखेंगे, और अगर 1.6 रहेगा तो 2 लिख देंगे। ठीक है सर, यही डाउट था। राउंड अप वाला जो रूल होता है, लेकिन 1.5 होता है तो राउंड अप नहीं कर पाएंगे, तब खाली 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस सर। और एक एक्सेप्शन इसमें मिलेगा आपको, एक कोई एक्सेप्शन मिलेगा 1.33 2.33 0.33, ये वाला भी रहेगा कभी ना, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई 3 करते हैं, जैसे हम मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई 3 किया जाता है। ये 2 एक्सेप्शन क्वेश्चन इसका सॉल्व होता है।
ये मैथ राउंड अप में पढ़ाएंगे हम लोग। राउंड अप सिग्निफिकेंट फिगर एंड साइंटिफिक नोटेशन नाम का एक टॉपिक है, उस समय राउंड अप में ये टॉपिक आएगा। फिलहाल ये दो चीज, दो ही एक्सेप्शन पूरा में है और आपको कोई एक्सेप्शन इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। तो अभी जो इंपेरिकल फॉर्मूला निकाले हैं ये समझ में आया आपको? सर हाँ सर यहाँ पे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल में 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए? 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया वही बता रहे थे कि यहाँ पे 1.5 जो आया, जो वैल्यू 1.5 आपका आ रहा है, तो दो एक्सेप्शन आपको यहाँ पे जानना है। ध्यान से इस चीज को समझिए कि 1.5 आया तो इसको राउंड अप करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कैसे लिख सकते हैं। तो इसका राउंड अप जब 1.5 आएगा, 2.5 आएगा, 3.5 आएगा, 0.5 आएगा, कोई भी 0.5 आएगा तो अपने मन से 2 मल्टीप्लाई करके इसको होल नंबर में बदल देते हैं। जैसे 0.5 रहता तो ये 1.0 हो जाता, 1.5 है तो ये 3 हो जाएगा, 2.5 रहेगा तो 5 हो जाएगा, 3.5 रहेगा तो 7 हो जाएगा। होल नंबर में बदलने के लिए ऐसा मल्टीप्लाई खुद से किया जाता है। खाली दो ही कंडीशन में ऐसा कीजिएगा, जब 1.5 रहेगा तब, और जब यहाँ पे आपके जो लिखे हुए हैं, एक सेकेंड, जो 1.33 वाला रहेगा तब। दो ही कंडीशन में आपको ये करना है। 0.3 2.3 रहेगा तो 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा, और 0.5 के कंडीशन में रहेगा तो 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा, सब में कीजिएगा। ये आपका एक अलग से जान लेना है इसको होल नंबर में बदलने के लिए। क्लियर? सर हाँ सर, जब यहाँ सिर्फ 1 था तो 2 मल्टीप्लाई हो गया सेकंड में सर। सब में जब एक में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सब में करना पड़ेगा। ठीक है सर। सब में, ताकि इसका वैल्यू बदलेगा नहीं, सब में करना होगा। एक में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, सब में मल्टीप्लाई होता है। और यही यदि 1.6 रहता ना तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता, यहाँ डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, फिर बाद में सब वैसे लिख देते हैं। खाली 0.5 वाला कंडीशन आता है तब किया जाता है सब में 2 मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे 1 से भी जब इसमें मल्टीप्लाई करें तो सब में हमको मल्टीप्लाई करना होगा, किसी एक में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग मैथ में पढ़े होंगे कि कोई एक इक्वेशन है, समझिए कि मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है, x है, मान लीजिए कि इक्वेशन है हमारा x + 2y = 4। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2x + 4y = 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं सेम इक्वेशन को। तो जब मल्टीप्लाई किया जाता है सारे डिजिट में किया जाता है, किसी एक इंडिविजुअल डिजिट में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। उसी तरह से जब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे, किसी एक में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब समझ में आ गया होगा? यस सर। ठीक है सर अभी तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकला है, अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए इंपेरिकल फॉर्मूला को याद रखना होगा, Mg3Si2H3O8, ये आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। हम लोग का इंपेरिकल फॉर्मूला जो फाइंड किया वो क्या फाइंड किया? इंपेरिकल फॉर्मूला जो फाइंड किए हैं वो इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड किए हैं क्या? Mg3 और क्या था? Mg3Si2H3O8, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में आके देख लीजिए, 520.8 क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास 520.8। तो हम लोग को n फाइंड करना होगा। n फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला था? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तो दे दिया है क्वेश्चन में 520.8। इंपेरिकल फॉर्मूला मास यहां से निकाल देंगे, mg मल्टीप्लाई mg का 24 × 3 प्लस सिलिकॉन का बताए थे 28 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 3 और प्लस ऑक्सीजन का 16 × 8। तो इससे कितना निकल जाएगा? यहाँ पे निकल जाएगा 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 × 3 प्लस 28 × 2 प्लस 1
इंटू 3 प्लस 16 इंटू 8, 259, सही है। 520.8 डिवाइडेड बाई 259, इसको काटेंगे। 520.8 डिवाइडेड बाई 259, तो ये 2.01 आया। तो 2.01 को अप्रोक्स 2 लिख सकते हैं। देयरफॉर हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, उस समय बताए थे, n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला, n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला तो n का वैल्यू 2 आ गया, और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, Mg3Si2H3O8। फाइनली हम लोग आंसर जो है वो लिख देंगे यहाँ पे Mg6Si4H6O16, ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा टफ लगा, बताइए किनको दिक्कत समझ में नहीं आया। लास्ट स्टेप फिर से एक बार। कहाँ पे, कौन सा स्टेप, लाइन? सर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला लास्ट वाला, ये हाँ ये लास्ट वाला। n का वैल्यू निकाल लिए 2, है ना। अब Yes, sir. कॉन्सेप्ट में देखिए, यहाँ वापस आ जाइए, थोड़ा सा जो थ्योरी पढ़ाए थे वहां पे, थ्योरी पढ़ाए थे वहां पे थोड़ा सा हम वापस आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोले हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या है, n एम्पेरिकल फॉर्मूला। और n निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो इससे फॉर्मूला का यूज वहां कर लिए, यस सर। और वहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर लिए। यस सर, डाउट क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। यस सर। तो ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। इस तरह Yes. का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग देंगे आपको बनाने के लिए, बना लीजिएगा जितना हो सके, और कोशिश करिएगा रेगुलर होने का क्लास में, अब्सेंट कभी नहीं करना है। क्लास में रेगुलर होना है, अब्सेंट करिएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। अब्सेंट करने से ही सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। जो भी नोट्स अभी आप लोग को मिलेगा ना, यहाँ पे जो आज का क्लास है, वो क्लास में जो भी टॉपिक आपको समझ में आएगा, हम इसको अभी पीडीएफ में भेज दे रहे हैं, पीडीएफ में भेज दे रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में तो नहीं भेजेंगे, कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा कि किस, सारे ग्रुप में भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम ग्रुप में आज भेज दे रहे हैं। जो भी आपको लाइन दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट लेके अंडरलाइन करके हमको भेजिए कि ये चीज समझ में नहीं आया, हम फिर से आपको समझा देंगे, ठीक है। और रेगुलर क्लास करना है, कभी क्लास अब्सेंट नहीं करिएगा कोई। और जो क्लास अब्सेंट कर रहे हैं हम लोग से बात भी कर लेंगे, अब्सेंट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। सर हाँ बोलिए। उस दिन वाला डाउट हमको नहीं क्लियर किया, बोले नेक्स्ट क्लास में पूछने के लिए। अभी डाउट क्लियर कर देते हैं, बोलिए क्या डाउट है। वही NS2 NS3 ऐसे करके कुछ था, क्वेश्चन याद नहीं है हमको। ऐसा था, आप बोले थे 28 कैसे हो गया, ये ना 28 या 34 था। अच्छा 34 था, 34 था। एक बार देख लेते हैं सर, आपको मैसेज किए थे तो देख लेते हैं। अच्छा छोड़िए, देखिए यहाँ देखिए ना, नाइट्रोजन का मास कितना होता है, सर याद नहीं सर। 14। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और ओवरऑल मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई 14 और 3 कितना हो गया, 17। तो क्या आ जाएगा, 34। मॉलिक्यूलर मास निकालना है सर, समझ गए सर। बहुत आसान है, ठीक है। और जो भी चीज होगा भेजिएगा, सब समझाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो गुड नाइट सबको। हाँ गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड बाय, सब गुड बाय। और बहुत ही जल्दी हम लोग का क्लास फिर होगा, कल छोड़ के परसों।